गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि रतन संत माइकल्स एकेडमी बेतिया से 10th क्लास की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज से मैं बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी का लिखा हुआ बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ा रही थी। इसके प्रथम भाग का वीडियो मैंने लोड कर दिया है। अब दूसरे भाग की ओर हम चलते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत आषाढ़ के महीने में किस तरह से उनके व्यवहार होते थे, आषाढ़ के महीने में वो क्या करते थे, इसकी जानकारी वो हमें दे रहे हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। अर्थात यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि आषाढ़ का समय ऐसा होता है जब बहुत पानी बरसते रहता है। तो आषाढ़ के मौसम में पानी बरस रहा है तो खेत में सारे किसान जा पहुँचे हैं, क्योंकि उस वक्त रोपनी का समय होता है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं बच्चे पानी में खेल रहे हैं और औरतें अपने अपने मर्दों के लिए, अपने अपने घर के लोगों के लिए कलेवा अर्थात खाना लेकर आई हैं और ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा हुआ है, धूप का नाम नहीं है। अर्थात आसमान एकदम बादल से घिरा हुआ है, बारिश का पूरा समय है, धूप का नामो निशान नहीं है। ठंडी ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लोग को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये आवाज़, गाने की तरंग कहाँ से आ रही है, क्योंकि सभी कोई जानते थे कि बाल गोविंद भगत अपनी खिचड़ी लेकर ऐसे मौसम में लीन हो जाते हैं। वो हर मौसम में अपनी खिचड़ी के तान सुनाना शुरू करते हैं। हर कोई उनके गाने से वाकिफ़ था, गांव के सारे लोग। तो किसी से ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये आवाज़, ये झंकार कहाँ से आ रही है। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। यानी बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में उतरे हुए हैं, कीचड़ से लथपथ हैं और अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। पंक्तिबद्ध का अर्थ होता है क्रम में एकदम लाइन से। तो वो अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं और रोपनी धान की होती है तो आप देखोगे बच्चों की एकदम लाइन में ही की जाती है, पंक्ति में ही क्रम से की जाती है। तो वो भी अपने खेतों में धान की रोपनी पंक्तिबद्ध कर रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों में। यानी कि वो रोपनी कर भी रहे हैं और अपने राग भी टेर रहे हैं, अपने राग भी गा रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके राग मिट्टी में भी जा रहा है, मिट्टी के कण कण में भी समा रहा है और स्वर्ग की ओर भी जा रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। यानी कि बच्चे भी उनकी आवाज़ को सुनकर बहुत ही झूम उठते हैं और तेज कदमों से खेलने कूदने लगते हैं। मेड़ पर भी जो औरतें कलेवा लेकर आ बैठी हैं उनके भी होठ अपने आप गाने को गुनगुनाने लगते हैं। हलवाहे भी उनके गाने को सुनकर अपने कार्य में तेजी ले आते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां भी एकदम अजीब क्रम में चलने लगती है, यानी कि गाने के साथ साथ वो अपने हाथ को भी उसी तरह से कर रहे हैं। ये कैसा जादू है, ये कैसा संगीत है। अरे भाई, ये तो बाल गोविंद भगत का संगीत है। ये तो लेखक ने
आषाढ़ महीने की बातों को, आषाढ़ के महीने में बाल गोविंद भगत क्या क्या करते थे उसके बारे में उन्होंने बताया है। अब आते हैं भादों के बारे में जानने के लिए कि लेखक भादों के समय में, भादों का जब महीना आता है उस वक्त क्या करते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबा नहीं सकती। यानी भादों का समय बहुत अंधकारमय हो जाता है, रात का समय जो होता है बहुत अंधकारमय होता है, अमावस्या होती है, वर्षा अभी ख़त्म हुई है। वर्षा ख़त्म होते ही आप जानते ही हो कि मेढक, दादुरो मतलब होता है मेढक, वो अपने बिल से निकल आते हैं और टर टर की आवाज़ गांव में लगातार सुनाई देती है। वैसे समय में झिंगुर भी निकल आते हैं, वो भी झुन की आवाज़ से पूरा माहौल को बनाए रखते हैं। और रात में जब आप सोने जाओगे तो देखोगे वैसे समय में मेढक और झिंगुर की जो आवाज़ है बहुत तीव्र हो जाती है। लेकिन ऐसे समय में भी बाल गोविंद भगत की आवाज़ को कोई डुबा नहीं सकता। उनकी खिजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखियाँ, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। तो यानी कि बाल गोविंद भगत इस तरह से अपने गाने में गा रहे हैं। उनका जो खिचड़ी है उसमें वो डिमक डिमक करके ये गाना गा रहे हैं उस आधी रात में जब सारा गांव सोया हुआ है। और वो गाना है, गोदी में पियुआ चमक उठे सखियाँ, अर्थात गोदी तो पिया में ही, गोद में तो पिया है लेकिन फिर भी वो समझती है कि वो अकेली है, वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, यानी कि वो डर जाती है वो आवाज़ सुनकर, लेकिन वो तो उसके गोद में ही हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में आकाशमात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब देखिए वो गाना गा रहे हैं इस तरह से कि अरे सोने वाले उठो, सोने वाले सारे लोग गांव में निस्तब्धता से यानी चुपचाप से सोए हुए हैं। वैसे में बाल गोविंद भगत कह रहे हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, यानी तुम अब उठो, देखो कहीं चोर तो तुम्हारे घर में नहीं आ गया। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत भादों के महीने में अपनी खिचड़ी लेकर आधी रात में भी गाना टेरने लगते हैं। अब आता है कार्तिक का महीना। देखिए आषाढ़ के महीने में वो क्या करते थे, भादों के महीने में क्या करते थे। अब लेखक उनके कार्तिक महीने में वो क्या क्या कार्य करते थे ये बातें हमारे समक्ष रखेंगे। आषाढ़ के महीने में जैसे हम लोगों ने देखा कि उस समय वर्षा होती है और बादल आसमान में घिर आते हैं और पानी बरसने लगती है, धूप का कहीं नामो निशान नहीं रहता है। और ऐसे में गांव का सारा लोग खेत में खेती करने के लिए, रोपनी करने के लिए पहुंच जाते हैं। भादों महीना में भी ऐसा समय होता है कि उसकी जो आधी रात होती है बहुत भयावह होती है, क्योंकि उस समय पानी बरसकर जब छूट जाता है और गांव का लोग एकदम शांतिपूर्वक अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। वैसे समय में भी बाल गोविंद भगत जाग रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, अपने गीत को टेर रहे हैं। अब आया कार्तिक का महीना।
कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खिचड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। यानी कि कार्तिक के महीने में भी वो एकदम सुबह उठ जाते और उठकर स्नान ध्यान करने के लिए नदी की ओर चले जाते, स्नान करते। और गांव से वो 2 मील की दूरी पर था वो नदी। वहाँ जाकर स्नान करते और वहाँ के एक ऊंचे पोखरे के पास ही एक ऊंचा स्थान था, उस पर वो बैठ जाते और अपनी खिचड़ी लेकर बहुत ही सुरूर में गाना टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले गया था। अब लेखक ये बातें हमें बता रहे हैं कि मैं तो बहुत देर तक सोने वाला आदमी हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस दांत किटकिटाने वाली सुबह में मैं उनके गाने को सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाया और पोखरे तक चला गया। तभी अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। कहने का तात्पर्य है कि आसमान में अभी भी तारे दिखाई दे रहे थे, पूर्ण रूपेण सूर्य उदय नहीं हुआ था। हाँ, लोही लग गई थी, यानी सुबह में देखोगे सूर्य उगने से पहले हल्की लालिमा छाती है और उसके बाद धीरे धीरे लालिमा बढ़ते बढ़ते वो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पूरी धरती पर छा जाता है। तो लेखक बता रहे हैं कि उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी मैं उनके संगीत को सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं वहाँ पहुँच गया। मैं वहाँ जाकर क्या देखता हूँ, खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। यानी कि मैं जब वहाँ पहुँचा ना तो देख रहा हूँ कि पूरा खेत बगीचा घर सब पर एकदम सुबह सुबह कुहासा छाया हुआ है और एक अजीब सा रहस्य है। क्योंकि आप ठंड के समय में देखोगे, बहुत सुबह में जब लालिमा रहती है, हल्की लालिमा छाई रहती है, उस वक्त का वातावरण कैसा होता है। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूस की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खिचड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े ही हो जाएंगे। यानी कि जब वो देखे तो देख रहे हैं कि बाल गोविंद भगत एक कूस की चटाई में, एक कूस का बिना हुआ चटाई है, उस पर पूरब की ओर मुंह करके बैठ गए हैं, पतला सा काला कंबल ओढ़े हुए हैं और अपनी खिचड़ी लेकर अपने खिचड़ी को लगातार बजाए जा रहे हैं और उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ है। यानी कि लगातार गाए जा रहे हैं और उनकी खिचड़ी भी लगातार डिमक डिमक बज रही है। गाते गाते वो इतने मस्त हो जाते हैं, इतने उत्तेजित हो जाते हैं, इतने सुरूर में आ जाते हैं कि कभी कभी मालूम ऐसा होता था कि अब खड़े ही हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। कहने का तात्पर्य है कि मैं उनको देख रहा हूँ, इतने शुरूर में आ जाते, इतने उत्तेजित हो जाते कि बहुत ही लगन से गाने लगते और गाते गाते वो खड़े भी हो जाते थे, खड़ा होकर नाचने लगते थे। मैं उस रोशनी में भी उनके माथे पर
पसीने की बूंद देख रहा हूँ, क्योंकि वो जब तब चमक उठते थे। तो बाल गोविंद भगत के बारे में लेखक ने यहाँ ये बातें बताई है कि कार्तिक महीना आते ही वो गांव से 2 मील की दूरी पर चले जाते और वहाँ पर एक पोखरा था, वहाँ स्नान करते। स्नान करने के बाद वहीं पर कूस की चटाई बिछाकर और अपना गाना टेरने लगते थे। इतने ठंड में भी उनका वो नेम धर्म जो था वो ख़त्म होने वाला नहीं था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस भाग में बाल गोविंद भगत पाठ के इस भाग में हमने ये आपको बताया। आगे के भाग के लिए मैं 3rd वीडियो के अंतर्गत आपको बताऊंगी कि बाल गोविंद भगत का एक बेटा था और बेटा कैसा था, क्या था, इसकी जानकारी मैं आगे के वीडियो में आपको दूंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।